सबसेट बनेगा ओनली बी, तीसरा सबसेट बनेगा ए कॉमा बी, और नेक्स्ट सबसेट बनेगा नल सेट, या जिसको हम क्या बोलते हैं फाई। तो पावर सेट इज बेसिकली सेट ऑफ ऑल दीज सेट्स। समझ में आई ये चीज? तो इन सबके सेट को हम क्या बोल देते हैं? पावर सेट ऑफ एक्स। ये चीज समझ में आ गई? तो पहली लाइन क्लियर है? एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, ओके। फॉर एग्जांपल हमने ये अज्यूम कर लिया, विच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन दिस रिलेशन आर इन पी ऑफ एक्स। अब ये वाली लाइन का मतलब है, इस वाली लाइन का मतलब है, ये जो रिलेशन आर डिफाइंड है ये पी ऑफ एक्स में डिफाइंड है, मतलब पावर सेट ऑफ एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। ये चीज समझ में आ गई? जो ए टू बी वाला होता था ना, सेट ए टू सेट बी, तो अब ये दिमाग में समझ लो कि सेट ए का मतलब क्या है? सेट ए का मतलब है ये पूरा सेट। समझ में आ रही चीज? सेट ए का मतलब है ये पूरा का पूरा सेट। क्लियर हो गया ये चीज? और दूसरा वाला भी क्या है? सेट ए। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये पावर सेट एक्स टू पावर सेट एक्स में डिफाइंड है। अब ये बोल रहा है फॉर अ सबसेट ए एंड बी इन पी ऑफ एक्स। तो ए और बी क्या चीजें हैं? ये ए एंड बी इन पी ऑफ एक्स, ए और बी एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट्स है? पावर सेट ऑफ एक्स के एलिमेंट्स है। पावर सेट ऑफ एक्स क्या है? ये पूरा है। तो ए मतलब खुद में एक सेट होगा या बी खुद में एक सेट होगा? समझ में आ रहा है ये चीज? तो ए और बी ये दोनों खुद में सेट है, और ये उस रिलेशन में होंगे या उसके एलिमेंट होंगे कौन सी कंडीशन पे? अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इस चीज को मैं डिफाइन करता हूं, लिखता हूं प्रॉपरली, जैसा सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते थे। आर इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए कॉमा बी। आर किसका एलिमेंट होगा? ए कॉमा बी वाले सेट्स का, जिसमें कि ए और बी ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे? किससे बिलोंग करेंगे ए और बी? पी ऑफ एक्स से, पावर सेट ऑफ एक्स से। और क्या होगा कि ए जो है वो क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए किसका? बी का। क्या यहां तक की चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन क्या होती है? रिकॉल करो, बताओ क्या होती है कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव। सार्थक तेरे को याद है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव? रिफ्लेक्सिव क्या होता है कंडीशन? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अगर मान लो मैं ये लेता हूं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं, अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं, तो ये चेक करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा क्या ए का सबसेट कहलाना ये करेक्ट है कि नहीं। ए इज अ सबसेट ऑफ ए। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? कोई सेट क्या खुद का सबसेट होता है? ट्रू या फॉल्स? क्या लग रहा है? जैसे यहां पर मैंने एक सेट एक्स लिया, यहां पर मैंने एक सेट एक्स लिया, इसके सबसेट क्या क्या है? इसका पहला सबसेट ये है, दूसरा सबसेट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। तो इसका सबसेट खुद ये सेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, तो इसका सबसेट खुद ये सेट बन रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज ट्रू। इट इज ट्रू मतलब कि ए कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करेगा, और इससे बिलोंग करेगा मतलब रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो यस, ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। क्या ये चीज समझ में आ गई? कंफर्म करो सभी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक की कंडीशन है अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, इट इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। इसका मतलब अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक। अब खुद सोचो और बताओ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या नहीं होगा? देखो इधर पे ध्यान देना। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मैंने ये अज्यूम कर लिया। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं इस सेट को लेता हूं, ये ए बी का सबसेट है। ट्रू या फॉल्स? ये जो है इसका सबसेट है, ट्रू है ना? सार्थक समझ में नहीं आ रहा कि नहीं? सबसेट भूल गया क्या? अगर मैं इस सेट को ले रहा हूं, क्या ये इसका सबसेट कहना ट्रू है कि फॉल्स है? बता। ट्रू है। सबसेट याद है ना क्या होता था? तो ये इसका सबसेट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है।
क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा? अगर मैं ये लिखूं कि a कॉमा b इज अ सबसेट ऑफ a, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। इसका मतलब अगर ये बोला जाए कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब a इज अ सबसेट ऑफ b, सो इट डज नॉट एम्प्लाइज दैट b इज अ सबसेट ऑफ a। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि b a का सबसेट हो। क्या ये क्लियर हो गया? इट मींस b कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू r, b कॉमा उस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है तो रिलेशन रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। समझ गए? ये ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव, चलो इधर पे चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तुम लोग तब तक रेडी रखो अपना आंसर, क्या लग रहा है ट्रांजिटिव है कि नहीं? ठीक है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो ट्रांजिटिव होने के लिए कौन सा टर्म एग्जिस्ट करना चाहिए? a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा हुआ तो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब ट्रांजिटिव का हिंदी में मतलब क्या था? संक्रामक, ट्रांसफर करना। अगर a और b में वो रिलेशन है, b और c में रिलेशन है, तो a और c में भी सेम रिलेशन आना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a और b रिलेशन r से बिलोंग करेंगे, और ये दोनों कब बिलोंग करेंगे? जब पहला वाला दूसरे का क्या होगा? सबसेट होगा। तो इट इंप्लाइज a इज अ सबसेट ऑफ b। क्या ये चीज समझ गए? मैं इसको एक एग्जांपल के साथ लेते चलता हूं ताकि समझ में आ जाए। मान लो मैंने यहां पर सेट a को ये ले लिया 1, सेट बी को मैंने ले लिया 1,2, और सेट सी को मैंने लिया 1,2,3। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर? यहां तक की चीजें क्लियर? तो मैंने लिया ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये अज्यूम किया, एंड मैंने ये भी अज्यूम किया कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी इज अ सबसेट ऑफ सी। क्या ये स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है? चेक करो। ए बी का सबसेट है, करेक्ट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं। बी सी का सबसेट है, करेक्ट, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर आ रहे हैं। तो क्या इससे ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ए भी सी का सबसेट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा हुआ ना कि ए जो है वो पूरा का पूरा बी के अंदर आ रहा है, ए जो है वो पूरा का पूरा बी के अंदर आ रहा है, और बी जो है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है? सी के अंदर आ रहा है। तो ये बोलना करेक्ट होगा ना कि ए जो है वो सी के अंदर आएगा। क्या ये क्लियर हुआ ये चीज? तो इससे मैं ये इंप्लीकेशन निकाल सकता हूं, इससे ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में आर आएगा, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये ट्रू होगा। समझ में आया ये चीज? तो अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये जो क्वेश्चन अभी आखिरी आखिरी वाले जो क्वेश्चन है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन हमने देखे ना, वो सिर्फ बेस बनाने के लिए, समझने के लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जिसमें तुम लोगों को मुश्किलें आएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर, हटा दो फिर मैं इसको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिलहाल मैं इसका ऑप्शन हटा दे रहा हूं। आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और थोड़ा सोचिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं सभी आंसर देना, नहीं तो मैं ये मानूंगा कि आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो। आदि, आरुषि, दिवित, शशांक, श्री, श्रुति, त्रिषा। सेट ए जिसके एलिमेंट क्या है? 1 2 3। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं ये पूछ रहा है। किसके बीच में बन सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स आए। समझ में आ रहा है ये चीज? और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बट नॉट ट्रांजिटिव। सबसे पहले रिलेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, याद है कि नहीं वो पूछ लेता हूं। हाँ, धान्या, वैभवी, वेरी गुड। रिलेशन आर
रिलेशन आर अगर ए टू ए में डिफाइंड है, इसका मतलब रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए मतलब वो सेट जिसपे वो डिफाइंड हो रहा है, इसका डोमेन और कोडोमेन है। समझ गए? अब ए क्रॉस ए क्या होगा ये पता है कि नहीं? बताओ। ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बताओ जल्दी से। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या आएगा बोलो जल्दी। पहला 1 का 1 के साथ पेयरिंग होगा तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 1, सेकेंड ऑर्डर पेयर 1 2, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 1 3। ये क्लास 11th वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या आएगा बोलो जल्दी? 2 1 2 2 2 3। नेक्स्ट क्या आएगा? 3 1 3 2 3 3। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये है ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 9। रिलेशन आर इसी का सबसेट है। समझ में आया ये चीज? अगर मान लो रिलेशन आर इसी का सबसेट है या इसके बराबर है, अगर मान लो इसी को मैं रिलेशन आर ले लेता हूं, मान लो इसी को मैंने रिलेशन आर ले लिया, तो ये कौन से टाइप का रिलेशन होता है? जिसमें पूरा ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आ जाए, उस रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। जब रिलेशन ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाता है तो वो रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन। और ये ट्रिवियल रिलेशन है जब उसमें सारे एलिमेंट आ जाएं या कोई भी एलिमेंट ना आए। ये दोनों रिलेशन कौन से टाइप के रिलेशन है? ट्रिवियल रिलेशन। क्या ये समझ गए? ठीक है। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी हमने पढ़ी थी रिलेशन की, कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब उसके अंदर क्या है? 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 और 3 3। क्या ये समझ में आया? तो खुद ही का रिफ्लेक्स जब आता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। सारे एलिमेंट के लिए आना चाहिए ना, कंडीशन ये है। ठीक है। सिमेट्रिक कब होता है? सार्थक ध्यान से सुनना ना, क्योंकि आंसर तेरे से पूछूंगा। सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक अगर 1 2 आ रहा है तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए उसमें? 2 1, तब वो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। अगर 1 3 आ रहा है तो क्या आना चाहिए? 3 1, तो वो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक। समझ गए ना ये चीज? फिर तीसरा कौन सा है कैटेगरी? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं? अगर 1 2 है तो फिर 2 से स्टार्ट करने वाला देखो कौन सा दिख रहा है? 2 3। 2 3 है। अगर 1 2 है 2 3 है तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 1 3। 1 3, तो 1 3 आ रहा है कि नहीं चेक कर लो। 1 3 आ रहा है, मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। समझ में आया ये चीज? तो अगर ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तीनों है, तो ऐसे रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलते हैं? दृष्टि, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ सबको ये चीज? अब ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। अब पढ़ो अगर कंसेप्ट समझ में आया तो। एक रिलेशन है जो सेट ए पे डिफाइंड है। सेट ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3। डन। उस रिलेशन में ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए या है, ये बोल रहा है ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए। ये वो रिलेशन नहीं है, ये एक एग्जांपल मैंने बताया। अब वो कोई भी रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर ये दोनों एलिमेंट हैं, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है। और बोल रहा है कि ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे जिसमें ये दोनों कंटेन्ड हो और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक दोनों हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। समझ में आया कि नहीं? तो अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसमें और कौन कौन से एलिमेंट आने चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए? बताओ जल्दी। 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। सो अदर देन दीज टू एलिमेंट्स, उसमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब सिमेट्रिक भी होना चाहिए बोल रहा है, तो सिमेट्रिक होना चाहिए तो ये तो कंपलसरी आना, तो सिमेट्रिक होने के लिए इसका सिमेट्रिक पार्ट आना चाहिए, तो क्या होगा वो? 2 1। तो एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा मुझे, क्या हो जाएगा? 2 1। और 1 3 है तो क्या आना चाहिए? 3 1। तो ये 3 1 आना चाहिए। अब चेक करो क्या ये रिलेशन जो अभी मैंने लिखा ये रिफ्लेक्सिव है? तो हाँ है। सिमेट्रिक है क्या? कंफर्म करो। 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, मतलब सिमेट्रिक भी है। ठीक है। ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करो। ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करो। क्या लग रहा है, ट्रांजिटिव है कि नहीं? है पक्का? चलो देखते हैं। अगर मान लो मैं ये देख रहा हूं, ये एलिमेंट है 3, 1, ये रिलेशन में आ रहा है। ओके। फिर मैंने देखा ये एलिमेंट कौन सा है? 1, 2।
ये रिलेशन में आ रहा है। तो ट्रांजिटिव होने की कंडीशन बोलती है कि अगर 3 1 है 1 2 है तो इनको हटा दो, क्या आना चाहिए 3 2 भी आना चाहिए, तब वो रिलेशन क्या होगा ट्रांजिटिव। क्या यहां पर 3 2 दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है, मतलब ये ट्रांजिटिव है क्या? नहीं है। तो अभी फिलहाल ये जो रिलेशन जो मैंने लिखा है, जो एलिमेंट मैंने लिखे हैं, एज ऑफ नाउ ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्या मैं कोई एलिमेंट हटा दूं जिससे ये रिफ्लेक्सिव भी रहे और सिमेट्रिक भी रहे? ऐसा पॉसिबल है क्या? किसी को भी हटाऊं और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों एग्जिस्ट करे, क्या ऐसा पॉसिबल है? किसी भी एक को, अगर मैं इन तीनों में से किसी को भी हटाऊंगा तो रिफ्लेक्सिविटी खत्म हो जाएगी उसकी। इनमें से इन दोनों को तो हटा ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कंटेनिंग दीज टू। इन दोनों में से किसी को भी हटाऊंगा तो सिमेट्रिक खत्म हो जाएगा। समझ गए ना ये चीज? तो मिनिमम इतने एलिमेंट तो आने ही चाहिए जिसपे वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और क्या हो, ट्रांजिटिव हो। तो ये पहला रिलेशन बन गया जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया ये चीज? और ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? और कितने बन सकते हैं ऐसे रिलेशंस? तो अब एक है, एक नया बनाने के लिए करते हैं, और नया बनाने के लिए कुछ हटा तो नहीं सकते, कुछ ऐड ही कर सकते हैं। तो क्या बच गया जिसको हम ऐड कर सकते हैं? तो टोटल 9 एलिमेंट्स है जिसमें से 7 तो हमने ऑलरेडी ले लिए, तो बच गए 2 एलिमेंट बच गए। किसी भी एक को ऐड कर दो। दो कौन से बच चुके हैं वो भी बताता हूं। एक तो ये वाला बच गया, और कौन सा बच गया है 2 3, ये 2 बच गया है। अब दोनों में से किसी भी एक को ऐड कर लेते हैं। मान लो मैंने 2 3 को ऐड कर लिया, तो 2 3 को ऐड किया और दूसरे को नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? वो सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे इसको भी ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब 3 2 को भी लिखना पड़ेगा। और अगर इन दोनों को लिख दिया तो फिर ये रिलेशन क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो मतलब मिनिमम इतने एलिमेंट हो सकते हैं, और इससे ज्यादा अगर मैं बढ़ाऊं तो फिर वो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं जिसमें ये दोनों कंटेन्ड हो, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव न हो। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन बन सकता है। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। क्या ये समझ में आ गया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है अगर आप अंडरस्टैंडिंग बना लो तो इसमें। और ऐसे कई क्वेश्चन आगे और मिलेंगे आपको। चलो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग इसी के जैसा है, आप लोगों को आंसर करना है। इसीलिए मैं इतना डिटेल पे गया ताकि अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से बना सको। फटाफट स्टार्ट करो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर्स। किसी का आंसर आया तो बताना मुझे ना। समझाऊं? चलो चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन तो समझ में आया ना? क्वेश्चन लगभग पिछले बार जैसा है।
ओके, श्रुति का एक आंसर है 1, तुम्हारा कहना है 3 करण, और कोई 1? ओके ठीक है, चलो चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ए क्रॉस ए में क्या होगा, ये पिछले बार जैसा, ये तो पता ही है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 9 एलिमेंट हो सकते हैं, दैट इज क्लियर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं। इक्विवेलेंस का मतलब होता है तीनों फॉलो होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, और मिनिमम एक एलिमेंट तो आना ही चाहिए। वो कौन सा एलिमेंट है जो आना ही है, कंपलसरी है, 1,2। क्या ये क्लियर हो गया? अब सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट कंपलसरी है? 1,1 आना ही चाहिए, 2,2 आना ही चाहिए, 3,3 आना ही चाहिए। ये तीनों तो होना ही चाहिए, तभी ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। समझ गए? अब बच गई बात सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे क्या मिलना चाहिए? यहां पर 1 2 है, मतलब क्या आना चाहिए, 2,1। दैट्स इट। क्या सिर्फ इतने एलिमेंट लिखने पे तीनों चीज फॉलो होगी? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? यस। क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो 1 2 2 1 आ रहा है, मतलब सिमेट्रिक। क्या ये ट्रांजिटिव है? अभी तो ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो देखो 1,2 है, 2 और 2 को हटा दो तो क्या बच गया, 1,1 वो भी है। ये ना ट्रांजिटिव की कंडीशन। अगर ए बी है, बी सी है, तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या बिलोंग करना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांजिटिव होगा, तो यहां पर हो रहा है। समझ गए ना ये चीज? तो ऐसा एक रिलेशन बना R1। अब क्या और भी ऐसे रिलेशन बन सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। तो अब अगर मान लो और रिलेशन बनाना है, मतलब ये एलिमेंट तो आने ही चाहिए और साथ में कुछ और ऐड करना होगा, तो क्या कुछ और ऐड कर सकता हूं, बताओ। अगर ये है तो मुझे 1,3 अगर ऐड कर सकता हूं। 1,3 अगर ऐड किया तो सिमेट्रिक बनाने के लिए और क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 3,1। तो अगला क्या आ जाएगा यहां पर, 3,1। क्या ये समझ में आया? 1,3 लिखा तो 3,1 भी लिखना पड़ेगा। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हाँ वो तो है ही। क्या ये सिमेट्रिक है? तो हाँ सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है? सोचो अच्छे से, ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव नहीं है। देखो इसको अच्छे से, क्यों नहीं है, अभी दिख जाएगा तुम लोगों को। तुम लोगों ने ये देखा कि हाँ 3,1 रिलेशन में है, ओके डन। तुम लोगों ने ये देखा 1,2 रिलेशन में है क्या? देखो जल्दी से, 3,1 है, 1,2 है, 1,2 है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए इसके अंदर? ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए इसके अंदर? 3,2। क्या 3,2 इसमें दिख रहा है? नहीं। तो एज ऑफ नाउ ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये जो रिलेशन बना ये इक्विवेलेंस तो नहीं है। इक्विवेलेंस बनाने के लिए ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा इसमें, 3,2। तो एक और एलिमेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3,2। लेकिन 3,2 बनाया तो ये सिमेट्रिक नहीं रहा। सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या बनाना, ऐड करना पड़ जाएगा, 2,3। 2,3 भी लिखना पड़ेगा। बस खत्म, और कुछ तो लिख ही नहीं सकते, यहीं पर खत्म हो गया। तो अब ये जो रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा? तो यस, ये तीनों होगा, ठीक है। और ये पूरे के पूरे 9 एलिमेंट्स आ चुके हैं, मतलब और कुछ इसमें ऐड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे टोटल कितने रिलेशन बने? तो आंसर क्या है, 2। एक तो ये वाला जो सिर्फ इन एलिमेंट्स के साथ बना, और दूसरा ये वाला जो पूरे को मिला के मतलब यूनिवर्सल रिलेशन बना। समझ में? अगर सिर्फ मैंने 1,3 को लिखा तो, हाँ अगर इसको ऐड नहीं किया था, सिर्फ वो पिंक वाला था, तो भी वो इक्विवेलेंस था। अगर इसको ऐड किया तो ये ऐड करना पड़ा सिमेट्रिक बनाने के लिए। इन दोनों को लिखा तो ये भी लिखना पड़ा ट्रांजिटिव बनाने के लिए। तो अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट उसमें लिख रहा हूं तो और कई सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, तब वो इक्विवेलेंस होगा। तो टोटल 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, एक जो इन एलिमेंट्स के साथ बनेगा, दूसरा जो इन पूरे एलिमेंट्स के साथ बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2। समझ में आया क्या सबको ये चीज? हटा दो फिर ये पूरा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, जो लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ी हुई, तो मैं कुछ हिंट कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि आगे जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ेगी क्वेश्चंस की। अभी तक जैसे एक रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पे होता था, अब रिलेशन एक सेट के क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरे के क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में होगा। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है,
आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये सेट ए कोई नॉर्मल सेट नहीं, ये सेट खुद में ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। मतलब सेट ए कुछ ऐसा है जिसमें एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, जिसमें क्या आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब ऐसा A1 कॉमा B1 आ रहा है, A2 कॉमा B2 आ रहा है, इस तरीके का सेट है। तो सेट ए ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, वो वाली लाइन बोल रही है। समझ में आएगा सबको ये चीज। और रिलेशन आर जो डिफाइंड है ये ऑन सेट ए है, मतलब रिलेशन आर ए टू ए वाले सेट में डिफाइंड है, ए टू ए वाले सेट में डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी रिलेशन होता है ना, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में रिलेशन होता है। तो जैसे ऐसा लिखता हूं मैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर उस जिसको हम ऐसा लिख देते हैं ए आर बी, मतलब ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है, ऐसा लिखते हैं। लेकिन अब यहां पर एलिमेंट नहीं रहेंगे, यहां एक पहला ऑर्डर्ड पेयर रहेगा A1 B1 कॉमा A2 B2, जो कि रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो एक एलिमेंट एक से बिलोंग रिलेटेड होता था, अब एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड होगा, ऐसा बदल जाएगा ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे हम आगे करेंगे। इस क्वेश्चन में ये समझ में आ गया ना कि रिलेशन किस पे डिफाइंड है, ए टू ए में डिफाइंड है। आगे लिखा है डिफाइंड बाय दिस, तो ये रिलेशन कैसे डिफाइंड है वो बता रहा है। रिलेशन डिफाइंड है एक्स कॉमा वाई आर यू कॉमा वी, इस तरीके से डिफाइंड है। इसका मतलब है ये लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई कॉमा यू कॉमा वी, ये किससे बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, जिसको जनरली हम ऐसा a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखते थे, अब ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। और ये इस रिलेशन से तब बिलोंग करेगा जब ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। ये वाली कंडीशन मतलब कौन सी कंडीशन, x इंटू वी किसके इक्वल होगा, y इंटू यू के। अब इस चीज को देखो, x इंटू वी मतलब इसका पहला और इसका दूसरा, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, इसका दूसरा और इसके पहले के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अगर ऐसा होगा, ऐसी कंडीशन फॉलो होगी, तो ये इनका एलिमेंट होगा। यहां तक की चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब आपको बोल रहा है शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको क्या शो करना है, ये क्या है, इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस के लिए हमें सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, याद है क्या है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन? अभी हमने देखा ना, 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर। इन जनरल क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, A, अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। डन। लेकिन यहां ए अकेला ए नहीं है, ए खुद एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है। तो यहां पर वो कंडीशन क्या होगी रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होगी अगर A कॉमा बी कॉमा A कॉमा बी अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब ये ए हो गया ये ए हो गया, उसके टाइप का ट्रीट होगा ना। अगर ये रिलेशन से बिलोंग करता है तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ गए ये चीज? अब चेक करो क्या ये इस रिलेशन से हमेशा बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो उसकी डेफिनेशन इसने बताई है। ये दोनों तब बिलोंग करेंगे जब पहले और आखिरी का प्रोडक्ट और बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। तो यहां पर चेक करो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट क्या होगा, पहले और आखिरी का प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो जल्दी क्या होगा पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, ए बी। और बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बी ए। क्या ए बी और बी ए हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। 2 3 और 3 2 हमेशा क्या होता है, सेम होता है। मतलब ये वाली चीज हमेशा एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब हमेशा ये वाला एलिमेंट रिलेशन में होगा, इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आई ये चीज? और ऑलरेडी हमें पता ही है क्योंकि इक्विवेलेंस प्रूव करना है मतलब रिफ्लेक्सिव तो होना ही है, बस उसको लिखने का तरीका हमें बताना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। लिख लो, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव।
हो गया यहां तक सबका? ओके, अब आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, याद करो, रिकॉल करो और बताओ मुझे क्या है सिमेट्रिक की कंडीशन। हाँ बोलो अनन्या, क्या है सिमेट्रिक की कंडीशन? इफ a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। डन। तो ये तो नॉर्मल है जब a और b सिंगल सिंगल एलिमेंट है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a और b सिंगल नहीं है, वो भी पेयर में आ रहे हैं। तो अगर पेयर के लिए लिखा जाए सिमेट्रिक की कंडीशन तो कैसे लिखेंगे हम? ए की जगह पे एक पेयर आएगा, तो ए की जगह पे एक पेयर ले लेते हैं, ए बी एक पेयर ले लेते हैं, या कुछ और नाम दे दो, क्या नाम दे इसको, ए वन बी वन दे दे क्या? ए वन बी वन दे देते, ए वन बी वन। ठीक है, ए की जगह पे, और बी की जगह पे फिर क्या आ जाएगा? ए टू बी टू, ए टू बी टू, ए टू कॉमा बी टू बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक होने के लिए और क्या चीज रिलेशन आर से बिलोंग करनी चाहिए? इसका उल्टा, मतलब कि ए टू बी टू कॉमा बी ए वन बी वन, ये रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना ये चीज? मतलब ये पूरा का पूरा ए कॉमा बी जैसा हो गया, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? बी कॉमा ए जैसा हो गया। डन। अब इस चीज को कैसे हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे? चेक क्या, वेरीफाई करना है, क्योंकि हमें पता है सिमेट्रिक प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो इधर पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए वन कॉमा बी वन कॉमा ए टू कॉमा बी टू, दिस सेट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो है रिलेशन आर से बिलोंग करता है। डन। अगर ये रिलेशन आर से बिलोंग करता है मतलब रिलेशन की कंडीशन यहां पर फॉलो होगी। तो रिलेशन की कंडीशन है ये ऐसा होना चाहिए। समझ में आई ये चीज? अब इस कंडीशन को यहां फॉलो करो, अप्लाई करो, बताओ क्या होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर ऐसे एलिमेंट रिलेशन में है तो किनका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए? फर्स्ट और लास्ट का। किसके इक्वल होना चाहिए? मिडिल वाले दो के। तो अगर ये रिलेशन में है तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए? ए वन बी टू इज इक्वल्स टू ए टू बी वन या फिर बी वन ए टू, जो भी बोलो। क्या ये क्लियर हो गया? सो इफ दिस बिलोंग्स टू आर देन दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट। क्या ये क्लियर हो गया? अब सिमेट्रिक होने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। समझ गए ना ये चीज? तो मैं थोड़ा रफ में देखता हूं। और सिमेट्रिक होने के लिए मुझे ये प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? इन दोनों के इक्वल है। क्या ये क्लियर हो गया? तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा बताओ जल्दी से? ए टू बी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये बी टू ए वन। क्या ये क्लियर हुआ? तो ए वन बी टू, ए टू बी वन को मैं अगर पलट के लिख दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना? क्या लिख सकता हूं? ए टू बी वन को पहले लिख देता हूं और ये वाले को बाद में लिख देता हूं, ए वन बी टू। क्या ये समझ में आई ये चीज? अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ए टू कॉमा बी टू कॉमा ए वन कॉमा बी वन, ये भी किससे बिलोंग करेगा? रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर ऐसा होने पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये किसकी कंडीशन है? सिमेट्रिक की। दैट्स वाई ये रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक, क्योंकि ये कंडीशन यहां पर फॉलो हो रही है। डन। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है क्या? कंप्लीट करो फिर।
हो गया, ये हटा दो। अब थर्ड ट्रांजिटिव का लिखो, कंडीशन क्या होगा? ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होगा? चलो बताओ मुझे, ट्रांजिटिव की नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, पहले बताओ। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है ट्रांजिटिव की? बोलो। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव, नॉर्मल केस। लेकिन अब अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के लिए देखा जाए तो ये कैसा बनेगा? देखो यहां पर क्या हो जाएगा, A1 B1 कॉमा A2 B2 बिलोंग्स टू आर। समझ रहे हो ये चीज? ए की जगह पे ये आया, बी की जगह पे ये आया, ठीक है। अभी ये वाली कंडीशन हुई। एंड अब क्या लिखूंगा बताओ जल्दी? A2 B2 कॉमा A3 B3 बिलोंग्स टू आर। अभी तो ये कंडीशन हुई पहली वाली, और ये कंडीशन क्या हुई? दूसरी वाली, ठीक है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सार्थक ट्रांजिटिव होने के लिए? A1 B1 कॉमा A3 B3 बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? मतलब ये ऐसा मान रहा हूं मैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है ए, ये बी। समझ गए ना ये चीज? और ये क्या हो गया? बी, और ये क्या हो गया? सी, ठीक है। तो ऐसा मैंने लिया कि फर्स्ट और थर्ड वाला आना चाहिए, तो ये आना चाहिए, ठीक है। सी लेने पे क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये इस रिलेशन से बिलोंग करता है, ये इस रिलेशन से बिलोंग करता है, लेट मैंने अज्यूम किया कि A1 B1 कॉमा A2 B2 ये इस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो रिलेशन की डेफिनेशन इसमें फॉलो होनी चाहिए। तो क्या है रिलेशन की डेफिनेशन? क्या थी रिलेशन की डेफिनेशन? ऊपर देखो, याद करो क्या थी रिलेशन की डेफिनेशन। ये थी कि अगर ये वाले उसके एलिमेंट हैं तो क्या होना चाहिए? पहले और आखिरी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होने चाहिए? बीच वाले दोनों के प्रोडक्ट के। तो अभी यहां पर मैंने क्या लिया? मैंने लिया कि अगर एक A1 B1 A2 B2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए बताओ? A1 B2 मतलब पहले और आखिरी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? B1 A2 इसके इक्वल होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये होना चाहिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेके फिलहाल यही छोड़ देता हूं। अभी समझो, फिर बाद में नोट करना एक साथ, ठीक है। थोड़ा लंबा जाएगा। मैंने अज्यूम किया कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब ये फॉलो होगा। फिर अब मैंने और क्या अज्यूम किया? मैंने अज्यूम किया कि ये भी इससे बिलोंग कर रहा है, तो अब ये चीज भी लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा यहां पर? A2 B2 कॉमा A3 B3 ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो यहां पर भी ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी। तो बताओ क्या लिखूंगा जल्दी से? पहले और आखिरी का प्रोडक्ट मतलब कि A2 B3 किसके इक्वल आना चाहिए? बीच वाले दोनों के, मतलब कि B2 A3 के। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ये चीज समझ में आई है सभी को? अब ये दोनों हमने अज्यूम किया है, और हमें कंक्लूड करना है कि ये वाला भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। और ये रिलेशन से बिलोंग कब करेगा? ये कब प्रूफ कर पाएंगे? जब हम ये बता पाए कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? इन दोनों के इक्वल है। समझ में आई ये चीज? तब ये कंक्लूजन निकलेगा कि हाँ ये भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। डन। तो अपने दिमाग में ये डाल लो, रफ वर्क में ये कर लो कि भाई आप रफ में लिख के रखो कि मेरे को ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसा कुछ लाना है कि A1 B3 किसके इक्वल आ जाए? B1 A3 के इक्वल आ जाए। क्या ये चीज समझ में है आपको क्या लाना है? तो आपको इन दोनों को सॉल्व करके ये लाना है, ये आएगा तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये भी इस रिलेशन में आ रहा है, और इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है? ट्रांजिटिव। समझ में आया सबको ये चीज? अब थोड़ा देखो कि जो लाना है और जो दो इक्वेशन हमारे पास है
उन दोनों में क्या चीजें हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो अगर आप नोटिस करोगे यहां पर A1 B2 B1 A2 है, मतलब A2 B2 है। यहां पर भी क्या दिख रहा है आपको, A2 B2। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है उससे A2 B2 नहीं चाहिए हमको। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अल्टीमेटली आपको यहां पर से क्या हटाना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या हटाना है, A2 B2 वाली टर्म्स को हटाना है और A1 और A3 के बीच का रिलेशन बनाना है। समझ में आया ये चीज? तो वो बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि भाई B2 A2 वाले को एक तरफ कर देते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देते हैं। तो वो कैसे करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे डाल देता हूं B1 को और इसको इधर पे नीचे डाल देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, A1 बाय B1, और इधर राइट साइड पे क्या आएगा बोलो जल्दी, A2 बाय B2। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या इससे भी आप A2 बाय B2 निकाल सकते हो? क्या आएगा बताओ इससे A2 बाय B2? इसको अगर सॉल्व करके A2 बाय B2 निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा बोलो जल्दी, वो A3 बाय B3। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अब भाई ये चीज देखो, A1 A2 बाय B2 इसके इक्वल, A2 बाय B2 इसके इक्वल। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, पढ़ते थे ना इक्वलिट्स में। दो चीजें अगर एक ही चीज के बराबर हो तो दो चीजें आपस में बराबर होंगी। तो यहां पर कौन सी दो चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसको लिख देता हूं आगे कंक्लूड करके, A1 बाय B1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A3 बाय B3। क्या ये क्लियर हो गया? और फाइनली हमें लाना क्या है, ये लाना है। तो ये लाने के लिए क्या करें अब बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, B3 को उठा के इधर पे डाला और इसको उठा के इधर पे डाला, तो ये हो जाएगा A1 B3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 B1। क्या ये चीज क्लियर हुआ? अगर ऐसा आ रहा है तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ये वाला जो पेयर बनेगा, मतलब कि A1 B1, और ये वाला जो पेयर बनेगा मतलब कि A3 B3, ये भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन R से बिलोंग करेगा। और ऐसा हो रहा है मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो ये जो भी आप लोग कर रहे हो ना क्वेश्चन, समझे, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगा, मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं, देख लेना, ये 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये ट्रांजिटिव प्रूव करना। तो अब जल्दी फटाफट इसको कंप्लीट करो, 1 मिनट, जल्दी एंड करना। हाँ, A1 ये ठीक है, ठीक है, नहीं ये गलत है। क्या गलत है बता रहा हूं, तुमने अगर इसको और इसको लिया तो अगला यहीं से स्टार्ट होना चाहिए ना। इट इज लाइक AB, देन नेक्स्ट शुड बी BC, बट ये एलिमेंट तो डिफरेंट हो गए ना। समझ में? हो गया क्या, डन? तो ये जो क्वेश्चन है और कहीं नहीं, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। अब देखो एनसीईआरटी ने इसको कैसे सॉल्व किया, कैसे लिखा है, इसका सॉल्यूशन देख लो। यहाँ पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ऐसा कुछ है, ये लगभग 3 या 4 लाइन में उसने कंक्लूड कर दिया है, समझ गए। बट ये कंक्लूजन आपको इतना इजीली समझ में नहीं आएगा, और ना ही आप ये आंसर्स अगर बोर्ड्स में लिखोगे तो 5 में 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा, पूरे मार्क्स कट जाएंगे। आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन का मेथड ये जो होगा, मैंने जो अभी बताया, कुछ नोट करना बच गया इसमें तो नोट कर लो, अगर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हटा दो फिर इसको, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आप लोग कर सकते हो। पहले ये अच्छे से इंश्योर कर लेना कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो लगभग जैसे क्वेश्चन हम कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसी के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। सेट लगभग वैसे ही है 1 2 3, और बोल रहा है ऐसे कितने रिलेशन, उसने प्रूव करने बोल दिया। ऐसे 3 रिलेशन बनेंगे जिसमें क्या आना चाहिए, 1 2 आना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, नहीं 1 2 आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, 2 3 आना चाहिए। रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ऐसे 3 बनेंगे, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम तो मैं यही कर लेता हूं कि एक रॉ से निकाल लेता हूं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि टोटल कितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। तो एक रॉ से के अंदर क्या क्या आएगा, तो ये 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3, 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये आएगा एक रॉ से के अंदर, डन। अब आपको क्या करना है, अब आपको अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको रिलेशन बनाने हैं कि कितने रिलेशन बनेंगे। जो रिलेशन क्या होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव मतलब उसके अंदर 3 एलिमेंट तो आना ही चाहिए। कौन सा 3 एलिमेंट, 1 1 2 2 और 3 3। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए मतलब ये 3 एलिमेंट तो कंपलसरी जो होने ही चाहिए। तो 1 1 होना ही चाहिए, 2 2 होना ही चाहिए, 3 3 होना ही चाहिए। ये 3 तो कंपलसरी एलिमेंट है, डन। और 2 और कंपलसरी एलिमेंट है जो होने ही चाहिए, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है। कौन से 2 एलिमेंट होने चाहिए, एक होना चाहिए 1 2, और दूसरा क्या होना चाहिए, 2 3। ये होना ही चाहिए। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। तो एज ऑफ नाउ जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन में जो सेट बन रहा है, क्या ये रिलेशन जो बन रहा है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। एज ऑफ नाउ जो मैंने लिखा है, तो हाँ रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज 1 1 2 2 3 3 तीनों है। क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, बताओ, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है, 2 3 है, तो क्या आना चाहिए, 1 3। तो कंडीशन बोलता है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, 1 3 लिखना पड़ेगा। तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बना R1। ओके, ठीक है, ये एक रिलेशन बना। और इसमें एडिशनली मैंने इसमें क्या ऐड किया, बाकी तो कंपलसरी था, इसमें मैंने क्या ऐड किया वो चीज मैं लिख देता हूं। इसमें मैंने ऐड किया 1 3 ऐड किया। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। तो ये पहला रिलेशन बन गया R1। ठीक है, अब आते हैं R2 पे। अब आते हैं R2 पे। R2 वाला जब मैं रिलेशन लूंगा, दूसरा रिलेशन लूंगा, मतलब ये पूरा तो आना कंपलसरी है, ये सब तो आना ही चाहिए। समझ गए ना ये चीज। और आखिरी वाला भी कंपलसरी हो गया। आखिरी वाला मतलब 1 3 भी आना ही चाहिए, 1 3 भी आना ही चाहिए। ठीक है, ये भी आना ही चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। अब और क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, बताओ। अब इसमें मैं और ऐड कर सकता हूं 3 1। तो 1 3 लिखा था, अब मैंने लिख दिया 3 1, 3 1 लिख दिया। अब थोड़ा देखते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव तो है, नो डाउटली है। ठीक है, क्या ये रिलेशन अभी सिमेट्रिक है या नहीं, बताओ। सिमेट्रिक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है पता है, क्योंकि भले 1 3 का 3 1 आ गया है, लेकिन 2 3 का 3 2 कहां है, इसमें नहीं है। समझ गए ना। तो वो सिमेट्रिक हर पेयर के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक के लिए हो रहा है तो सिमेट्रिक बोल दे।
इसके लिए नो डाउटेडली हो रहा है, लेकिन बाकी दोनों के लिए नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई ये सिमेट्रिक एज ऑफ नाउ नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए बस अभी मैं ये देख लेता हूं कि भाई 1 3 है, 3 1 है, तो क्या आना चाहिए? 1 1 आना चाहिए। हाँ 1 1 आ रहा है, तो ट्रांजिटिव तो है। फिर मैंने देखा कि 2 3 है, 3 1 है, 2 3 है, 3 1 है, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे इसमें? हाँ 2,1 ऐड करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहां पर 2,1 भी ऐड करना पड़ेगा। 2,1 ऐड हो जाएगा तो ये रिलेशन क्या बनेगा? अब ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि ये चीज? ठीक है। स्टिल ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या बताओ? अभी भी ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि भले 1 2 का 2 1 आ रहा है, 1 3 का 3 1 आ रहा है, लेकिन 2 3 का 3 2 यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये दूसरा रिलेशन बना जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? अब तीसरा ऐसा कौन सा रिलेशन बनेगा? R3 कौन सा होगा? तो R3 के अंदर अगेन वही सारे एलिमेंट्स लिख देना। ठीक है। बस एक और चीज इसमें और चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी बताओ? लास्ट में उधर पे हमने क्या ऐड किया था? 1 3 ऐड किया था ना, 1 3 एडिशनल ऐड किया था ना। अब 1 3 ऐड किया और उसके 3 1 ऐड किया था। ठीक है। अच्छा ये पूरा का पूरा तो पिछले R1 के जैसा था, ये तो चाहिए ही चाहिए अपने को। और यहां पर क्या ऐड कर दिया था मैंने एडिशनली? 3 1, है ना। अब 3 1 ऐड ना करके मैं यहां पर क्या ऐड कर देता हूं? 3 2 ऐड कर देता हूं। 3 2 ऐड करता हूं। तो 3 2 अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? यहां पर 1 3 है, 3 2 है, मतलब क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? 1 2, वो तो कर ही रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा 2 3 है, 3 2 है, तो क्या आना चाहिए? 2 2, वो भी आ रहा है। मतलब ये अगर मैं ऐड करूंगा तब भी ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ गए ना ये चीज? तो अकॉर्डिंगली आपको वो 3 रिलेशन लिखने हैं जिससे आप प्रूफ कर दोगे कि ऐसे 3 रिलेशन बनेंगे। डन? तो थोड़ा सा हाँ, जब इक्विवेलेंस दिखाना होता है तो नहीं, तब भी तीनों के लिए फॉलो, सभी के लिए फॉलो होना चाहिए। कहाँ किया? चेक करो एक बार। कौन सा बताओ क्वेश्चन नंबर? 1 मिनट अभी बताता हूं। ये वाला बोल रहे हो? ये वाला बोल रहे हो? हाँ यही है मेरे ख्याल से 7 जिसमें 2 वाला था ना। एक तो ये था जिसमें 1 था, जिसमें ये था 2 वाला। तो इसमें मैंने बोला ऐसे 2 रिलेशन बनेंगे। पहला, इसको हटा दो, पहला ये वाला रिलेशन बना। क्यों बना ये वाला? देखो 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव तो था, 1 2 आना था, तो क्या आना चाहिए? 2 1 आना चाहिए। डन। मैंने बोल दिया सिमेट्रिक है। क्यों बोला सिमेट्रिक है? अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 नहीं है तो 3 1 को देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ये चीज? देखो सिमेट्री की कंडीशन क्या बोलती है? सिमेट्री की कंडीशन बोलती है अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए का होना कंपलसरी है, तब वो सिमेट्रिक होगा। समझ में आई ये चीज? लेकिन अगर a कॉमा बी है ही नहीं तो फिर उस केस में उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। जैसे अगर 1 2 है तो 2 1 का होना कंपलसरी है, लेकिन अगर 1 3 नहीं है तो 3 1 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई ये चीज? दैट्स वाई जब मैंने 1 3 ऐड किया तो सिमेट्रिक बनाने के लिए मैंने 3 1 को भी ऐड किया। समझ में आई ये चीज? और जब मैंने 3 2 ऐड किया तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 को भी ऐड किया। तो अगर ए बी आ रहा है तब बी ए को चेक करना पड़ेगा, ए बी नहीं आ रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आई होप सबका हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। हाँ तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बना लोगे आई होप। एक जैसे क्वेश्चंस को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं और ये आ जाते हैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया 1 मार्क का क्वेश्चन है। चेक करो क्या लिखा है जल्दी से। सेट ए एलिमेंट क्या है? 3,5। बोल रहा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना बनेगा इस सेट से। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ना ये चीज कैलकुलेट कर लो, एक रॉ से कितना होगा। तो एक रॉ से क्या होगा और कितना होगा दोनों। तो एक रॉ से क्या होगा? 3,3 होगा, 3,5 होगा, और क्या होगा? 5,3 होगा, और क्या हो जाएगा? 5,5। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11th वाला कंसेप्ट। ठीक है। एक रॉ से ये होगा। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो R1 ले लेता हूं मान लो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या आना चाहिए इसके अंदर बताओ?
3 और 5 आना चाहिए, तो मिनिमम ये वाले एलिमेंट तो आना ही चाहिए। तो ये बन गया पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समझ गए। अब R2 दूसरा रिलेशन, इसमें और कुछ लगा देते हैं, क्या लगा रहे बताओ इसमें, और क्या लिख सकते हैं इसके बाद। तो ये दो तो आ ही रहे, ये तो दो तो आ ही रहे। अब क्या इसमें लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं इसमें, 3 5 लिख लेते हैं। तो 3,5 लिख दिया मैंने। अब 3 5 लिखा तो 5 3 लिखना जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, सिमेट्रिक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मतलब R2 मेरा ये हो गया, समझ में आ गया ये चीज। R3 थर्ड रिलेशन क्या बन सकता है जिसमें ये पूरा का पूरा आ जाए, क्या ये क्लियर हो गया? तो ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव हैं? तो उसका आंसर कितना है, 1 2 और क्या आ जाएगा? अच्छा अच्छा, एक ये वाला भी आएगा ना, एक जिसमें 3 3 आया, 5 5 आया, और क्या आ जाएगा, 3 5 की जगह पे क्या लिख देते हैं, 5 3 लिख देते हैं, समझ गए ना। और R4 फोर्थ वाला कौन सा आएगा, फोर्थ वाला जिसमें पूरे के पूरे आ जाएंगे, मतलब ये पूरा का पूरा, समझ में आ रहा है ये चीज। तो ऐसे टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं? तो आंसर क्या है, 4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो समझो और बताओ क्या होगा आंसर। यहां पर लिखा है रिलेशन आर जो ऐसे डिफाइंड है, एक्स कॉमा वाई। क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स प्लस वाई एक प्राइम नंबर है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ऐसा बोलना है उसका, ठीक है। और x और y ये जो दो नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर बोल रहा हूं, नेचुरल नंबर तो 1 होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 एग्जिस्ट करना चाहिए रिलेशन में। तो चेक करो क्या 1,1 रिलेशन से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो कैसे चेक करेंगे, क्या 1 + 1 करने पे, क्या 1 + 1 करने पे प्राइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 1 + 1 कितना हो जाता है, 2। 2 मतलब एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है मतलब कि ये इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है, ठीक है। अब चेक करो क्या 2,2 इस रिलेशन से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 2 + 2 कितना हो जाता है, 4, और 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, नॉट ए प्राइम नंबर। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ, नहीं। भले 1 1 आ रहा है लेकिन 2 2 तो नहीं आ रहा है ना, दैट्स वाई ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और असर्शन बोल रहा है कि नॉट ए रिफ्लेक्सिव, मतलब असर्शन जो है वो क्या है, ट्रू है। सबको समझ में आया, असर्शन जो है वो ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। अब रीजन बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो 2 × 1 कितना बन जाएगा, 2। और 2 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। तो रीजन इसका क्या हो गया, फॉल्स। तो असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। समझ गए ना ये चीज। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था ये, तो उसको स्किप कर रहा हूं, देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा था, और समझो और आंसर बताओ क्या होगा। एक रिलेशन आर है जो किस पे डिफाइंड है, ऑन सेट एन, मतलब एन टू एन। सो रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन। क्या ये क्लियर हो गया, नेचुरल नंबर वाला सेट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रिलेशन आर में एम इज रिलेटेड टू एन। इसको लिखने का और एक तरीका क्या होता है, ये होता है ना m कॉमा एन, ये लिखने का तरीका होता है m कॉमा एन, ये इस रिलेशन का एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ m इज मल्टीपल ऑफ n, इफ एंड ओनली इफ m इज मल्टीपल ऑफ n। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे कि 10 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो 10,2 इसमें आएगा। 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो 4,2 इसमें आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। 5 इज मल्टीपल ऑफ 11 नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा। तो यहां पर बोल रहा है m इज मल्टीपल ऑफ n, तो m इज इक्वल टू k इंटू n। मैं इसको शॉर्ट में ऐसा लिखता हूं ताकि आप समझ पाओ, m इज मल्टीपल ऑफ n। समझ गए ना ये चीज, तब ये रिलेशन, तब ये एलिमेंट इस रिलेशन में आएगा। अब आप ये देखो
कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या थी? रिफ्लेक्सिव 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 4 4 ये सब आने चाहिए। तो क्या 1, 1 रिलेशन आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? क्या 1 खुद का मल्टीपल है कि नहीं? तो हाँ है। क्या 2, 2 रिलेशन आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो हर एक नंबर खुद का मल्टीपल है, मतलब ये चीज सभी के लिए ट्रू होगी। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं m, बिलोंग्स टू आर बिकॉज m इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। दैट्स व्हाई ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। समझ में आया ये चीज? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है कि नहीं? दृष्टि सिमेट्रिक है कि नहीं? एक एग्जांपल बताओ क्यों नहीं है। जैसे 10 इज मल्टीपल ऑफ 2, 10, 2 बिलोंग्स टू आर, बट इसका उल्टा बोलू 2 इज मल्टीपल ऑफ 10, तो ये क्या ट्रू होगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एग्जांपल ऐसे लिखोगे 10, 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है 10 इज मल्टीपल ऑफ 2 बट 2 is not multiple of 10. Therefore, 2, 10 not belongs to R. Hence, relation is not symmetric. समझ में आई सबको ये चीज कैसे मेंशन करना है आप लोगों को? तो ये सिमेट्रिक नहीं है, उसका रीजन हमने इस तरीके से बता दिया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? तो जैसे कोई भी एक नंबर ले लेता हूं 4, तो 4 किसका मल्टीपल है? 2 का। 4 2 का मल्टीपल है, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, ऐसा कोई नंबर बताओ जो 4 का, जो जिसके फैक्टर में 4 आता हो। 8। इसको मैं लिखने का तरीका बताता हूं, चलो ऐसे ओरली समझाओगे तो समझ में नहीं आएगा। अज्यूम कर लेते हैं लेट a, b बिलोंग्स टू r। a, b बिलोंग्स टू r मतलब a जो है वो b का मल्टीपल है, तो मैं a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू b इंटू k या k इंटू b। समझ में आ रहा है ये चीज सबको? ठीक है, फिर मैं लिखता हूं b, c बिलोंग्स टू r। b, c बिलोंग्स टू r मतलब b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? l इंटू सी, l जहां कोई भी एक इंटीजर है। समझ गए ना ये चीज? अब अगर मान लो मैं ये b की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इंटू एल इंटू सी, ऐसा ही होगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया ना कि c जो है वो क्या है, a जो है वो क्या है? c का मल्टीपल है। इसका मतलब a, c भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, और ऐसा सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा। दैट्स व्हाई ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। उसका आंसर है ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव। क्या ये चीज क्लियर हुई? कंप्लीट करो जल्दी इसको। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। कुछ नोट कर रहे हो क्या अभी? ऐसे देखो, अभी सिर्फ मैं रिलेशंस के क्वेश्चन है इसके अंदर, जो ऑलमोस्ट और 13 स्लाइड्स में, मतलब 13 क्वेश्चंस और है ओनली रिलेशंस पे बेस्ड। और जो मैं संडे को टेस्ट, मंडे को टेस्ट रखा हूँ, वो पूरा का पूरा ना इस प्रीवियस ईयर सेक्शन से ही रखा हूँ, मतलब पूरे क्वेश्चन इसी में से हैं। एनसीईआरटी से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है, स्लाइड चेंजेस मंडे को। हाँ ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कुछ डाउट हो तो पूछना। जैसे सर हाँ बोलो। सर मुझे एग्जाम्पल 23 में डाउट हो रहा है। 23 क्या है वो? एग्जाम्पल, अच्छा, एग्जाम्पल 23। हाँ एक सेकेंड ना। हाँ बताओ, इसमें क्या डाउट है? मैंने ना जो सेकंड रिलेशन इसका निकाला है उसमें आपने 2,1 लिखा लास्ट में, बट मैं 2,1 लिखा नहीं, उसके बिना भी रिलेशन 3 आ रहे हैं। नहीं, 2,1 नहीं लिखा।
नहीं, सेकंड वाले में 2,1 नहीं लिखा, मतलब तीनों रिलेशन में कहीं भी 2,1 नहीं लिखा। देखो अगर R2 में 2,1 नहीं लिखोगे तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा फिर। तो मैंने उसकी जगह 3,2 लिखा है। अच्छा, नहीं तो 3,2 वाला तो R3 बन रहा है ना। अगर नहीं नहीं, मैंने 3,1 भी नहीं लिखा है। अगर मतलब देखो मैंने 1,3 ले रहे हो 3,1 और इसमें 2,1 की बजाय सिर्फ 3,2 लिखा है। अच्छा मतलब तुम ये बोल रहे हो कि ये वाली चीज नहीं ली और ये वाली चीज नहीं ली, करेक्ट? नहीं, हाँ और उसके बजाय आपने क्या लिया, 3,2 लिया, करेक्ट? हाँ, और फिर क्या ऐड किया उसमें? बस 3,2 बस 3,2 ऐड किया। सो अगर सेकंड वाले में। हाँ, अगर अगर 3,2 बस ऐड करोगे, इन दैट केस क्या होगा, ये आया आपके पास 3,2, 3,2 ओनली 3,2 अगर ऐड होगा तो क्या ये नहीं, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है ना, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं वो चेक कर रहा हूं मैं। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हो रहा है क्या? ट्रांजिटिव तो हो रहा है इसमें, ट्रांजिटिव हो रहा है ना, यस सर। बिकॉज 1,3 है 3,2 है तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 1,2। 2,3 है 3,2 है तो ये, हाँ ठीक है, 3,2 आपने ऐड किया, ठीक है करेक्ट। तो ये सेकेंड रिलेशन बना आपका, ओके, ये सेकेंड हाँ, बना। अब R3 के लिए क्या कर रहे हो बताओ? R3 के लिए मैंने 3,1 ऐड कर दिया। अब मैंने 3,1 ऐड किया। हाँ तो अब अगर R3 के लिए 3,1 ऐड करोगे तो आपको 2,1 तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। R3 के लिए 3,1 ऐड करोगे लेकिन इसको हटाओगे ना, 1,3 तक तो था ही, ठीक है। अब 3,1 ऐड करोगे, करेक्ट, यही बोल रहे हो ना? हाँ ठीक है, 3,1 ऐड करोगे तो साथ में 2,1 भी तो लाना पड़ेगा ना, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। बिकॉज 2,3 है एंड देन 3,1 है, तो 3,1 ट्रांजिटिव होने के लिए क्या आना चाहिए, 2,1 आना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने 2,1, मतलब आपने जो R3 लिखा वो मैंने R2 लिखा, और कुछ नहीं है, मतलब ऑर्डर हाँ आगे पीछे हो गया, बाकी दोनों का आंसर सेम ही है। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, ओके ओके। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना, मैं ये PDF ग्रुप में भेज दूंगा। और जो अभी हमने एनसीईआरटी के भी कई क्वेश्चंस किए थे ना, वो एज इट इज पूछे गए। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में किया था, ठीक है, ये उसी का सॉल्यूशन है, एग्जांपल्स है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, वो क्यूब वाला क्वेश्चन 25 में भी आया है और उसके पहले एक और किसी बैच में आया है, 24 में भी आया सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और कौन से क्वेश्चंस हैं देख लो एक बार, जो इंपॉर्टेंट है थोड़े। ये वाले जो अभी हम ऑर्डर्ड पेयर वाले कर रहे थे ना, ऐसे वाले क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे, ध्यान से समझना। एक दो मैंने जो आज एग्जांपल्स में बताया उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, और ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ये सारे के सारे 5 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन है रिलेशंस के अंदर। ये वाला एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, 5 के, ये 2 या 3 मार्क्स के लायक होना चाहिए, बट फिर भी ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस करो और मंडे को इसका टेस्ट दो जितना पॉसिबल हो। अगर डाउट होगा तो बिल्कुल मैं उस समय अवेलेबल रहूंगा, बता दूंगा कुछ डाउट्स, हिंट कर दूंगा, हेल्प कर दूंगा। लेकिन वो हिंट हेल्प तभी करूंगा जब थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ठीक है। ओके, चलो फिर एंड करता हूं आज की क्लास।